अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें इस लैब के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स जो हैं वो होने चाहिए। एक सिस्टम को हम डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे और सेकंड सिस्टम एज अ क्लाइंट जिसको हम डोमेन के साथ ज्वाइन करेंगे। और सेकंड आपने ये मेक श्योर करना है कि इनकी जो नेटवर्किंग टाइप है वो आप इंटरनल नेटवर्क पे रखें ताकि ये दोनों जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सबसे पहला स्टेप इंस्टॉलेशन के बाद आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपने इन सिस्टम्स को आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करना है। आपने इस सिस्टम को ये आईपी एड्रेस असाइन किया है 192.168.1.1 और सेकंड सिस्टम को आप देखेंगे कि उसको आपने क्या असाइन किया है। इसको हमने किया है 1.5। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को पिंग करना है ताकि हम पहले ये मेक श्योर कर लें कि ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये मेक श्योर करनी है आप लोगों ने, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सिस्टम पे मैं जो है वो हमारी जो लैब है ये है एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल करनी है। इस सिस्टम को हमने डोमेन कंट्रोलर बनाना है। तो इसमें आपने ये मेक श्योर करना है कि इसका जो एक तो जो हमारा सर्वर होगा, मैंने बताया था कि सर्वर्स को हम नॉर्मली स्टैटिक आईपी एड्रेस देते हैं, डीएचसीपी के थ्रू नहीं असाइन करवाते ताकि वो डिपेंडेंट ना हो डीएचसीपी। अच्छा, इसका जो डीएनएस सर्वर एड्रेस होगा, जिस कंप्यूटर पे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे डीएनएस भी इंस्टॉल हमें करना पड़ता है। तो इसमें जो इसका डीएनएस एड्रेस होगा वो इसका अपना ही होगा। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे। वहाँ पे आप नॉर्मली जिस तरह हम प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जो रोल है उसको सिलेक्ट करेंगे और डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस जो चेक हैं उन्हीं को फर्दर आप नेक्स्ट करते हुए इसकी इंस्टॉलेशन को जो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जितने में इंस्टॉलेशन होती है इतने में हम एक चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि अगर आप एक सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद उसी का क्लोन बनाएंगे ना तो ये नेटवर्किंग में आपको इशू आएगा। यहाँ पे ये येलो साइन नहीं बल्कि रेड आएगा। तो इसलिए आपने लैब के लिए दोनों जो सिस्टम इंस्टॉल करने हैं उनकी इंस्टॉलेशन सेपरेट करें। और ये येलो साइन का मतलब ये होता है, ये देखें ये लिखा आ रहा है ना कि इसका मतलब होता है कि नो इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड नहीं है, जस्ट इसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमें अपनी लैब के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी फॉर द टाइमिंग रिक्वायर्ड भी नहीं है। हमने जस्ट इन दो सिस्टम्स की आपस में नेटवर्किंग जो है वो मेक श्योर करनी है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें।
अच्छा, ये देखें जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन टैब में आपके पास ये आएगा कि प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। अच्छा, हमारे केस में हम ये हमारी पहला डोमेन कंट्रोलर है। इट मीन ना तो अभी हमारी कोई फॉरेस्ट बना हुआ है, ना ही कोई डोमेन बनी हुई है। तो हमारा हो गया ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रखता हूँ iub.local। अच्छा, इसके बाद फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल जो हैं ये हम विंडोज़ सर्वर 2012 भी रखेंगे। इसमें आपके पास अभी तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन इनका मतलब ये होता है कि अगर आप बैक वाली ऑप्शन में अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं ना कि ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, तो फिर हमें यहाँ पे ये हम जब स्क्रॉल डाउन करते तो हमें विंडोज़ 2008 और विंडोज़ सर्वर 2003 की ऑप्शन नज़र आती। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम बैकअप हमारी पहले जो डोमेन बनी हुई है वो सर्वर 2008 पे है, तो हम इसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो रखना चाहते हैं, तो देन हम ये फॉरेस्ट लेवल वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे केस में चूँकि ये पहला फॉरेस्ट है, पहली डोमेन है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा ये देखें कि डीएनएस का जो चेक है वो ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल्ड है, मतलब डीएनएस भी जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी हो जाएगी जब हम एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन अभी फिनिश करेंगे। तो हम इसको अनचेक भी कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम डीएनएस को इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर हम अनचेक करेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन के बाद हमें ऐड रोल एंड फीचर्स में जाके डीएनएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, ये डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड आप देखेंगे कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करेंगे तो हमें इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये पासवर्ड जो है ये आपने याद रखना है। ये वो पासवर्ड नहीं होगा जो आप लोग अभी जब सिस्टम लॉगिन करते हैं तो जो उस वक्त पासवर्ड देते हैं, ये वो पासवर्ड नहीं होगा, बल्कि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करेंगे ये पासवर्ड उस वक्त काम आएगा। नेट बायोस नेम ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी डोमेन है उसी में से ख़ुद पिक कर लेगा, तो डिफ़ॉल्ट को ही हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने बताया था ना कि जो एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस फ़ाइल होती है ntds.dit, ये सी के अंदर विंडोज़ के अंदर ntds के फ़ोल्डर में पड़ी होती है। ये उसका पाथ पूछ रहा है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। जो ये डिफ़ॉल्ट पाथ हमें बता रहा है एक्टिव डायरेक्टरी के लॉग फोल्डर के लिए, डेटाबेस फ़ोल्डर के लिए, तो उन्हीं के साथ हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अभी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने इन स्टेप्स में की हैं, डोमेन का नाम क्या है, उसका नेट बायोस नाम क्या है, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, डोमेन फंक्शनल लेवल, ठीक है, डीएनएस सर्वर की इंस्टॉलेशन भी साथ ही हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, और डेटाबेस का फ़ोल्डर कौन सा है, लॉग का फ़ोल्डर कौन सा है, वॉल्यूम फाइल्स का फ़ोल्डर कौन सा है, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अगर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो अभी ये इस चीज़ को, इन तमाम प्रीरिक्विजिट्स को मेक श्योर करेगा, और ये देखेंगे तमाम प्रीरिक्विजिट्स जो हैं वो पास सक्सेसफुली हो गई हैं। ये वार्निंग्स कुछ शो कर रहा है आपको, लेकिन ये है कि ये मैटर नहीं करती। अगर आपका कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको रेड कलर में वो शो हो जाएगा, देन आप अपनी इंस्टॉलेशन को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आप इस इंस्टॉलेशन को क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस दोनों हमारे इस सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगे, और ये जो सर्वर जो पहले एक सिंगल स्टैंड अलोन सर्वर था
अब इसके बाद जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे डोमेन कंट्रोलर। तो इसकी इंस्टॉलेशन में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो अभी हमारे पास एक और मशीन मौजूद है जिस पे इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है ऑलरेडी, तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। बहरहाल इसका प्रोसेस यही है जो मैंने आपको गाइड किया। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन के बाद आप टूल्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको टूल्स में ये फ़ोल्डर अब नज़र आने लग जाएंगे जो पहले नहीं थे। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, यूज़र्स एंड कंप्यूटर। इनको हम वन बाय वन यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जिसको फ्रीक्वेंटली को हम यूज़ करते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स है। तो हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन कर लिया। अब देखें कि यहाँ पे आपकी डोमेन का नाम आपको नज़र आ रहा है iub.local। अच्छा, ये जो फ़ोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। एक्टिव डायरेक्टरी की टर्म्स में इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अच्छा, इसके अंदर डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर आप देखेंगे तो आपका अपना सिस्टम मौजूद है, क्योंकि इस वक्त हमारी डोमेन में सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर है जिस पे अभी हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की। जब कोई और आएगा तो वो भी यहाँ पे शो होगा। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर्स के अंदर जो कंप्यूटर्स ज्वाइन होते जाएंगे हमारी डोमेन में, अभी हम देखेंगे जब हम कंप्यूटर को ज्वाइन करवाएंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। अच्छा, एक बात और कि कुछ यूज़र्स और कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी में बने हुए होते हैं। आप ये देख रहे हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप जो है बिल्ट इन वाले कंटेनर के अंदर, ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये ऑलरेडी पहले से बने हुए होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप आपको नज़र आ रहा होगा, गेस्ट का ग्रुप नज़र आ रहा है, इसी तरह आप देखें यूज़र्स का ग्रुप एक नज़र आ रहा है। तो इन ग्रुप्स का क्या मकसद होता है ये भी हम देखते हैं, और हम कोई अपना ख़ुद से ग्रुप बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाते हैं। बैकअप ऑपरेटर्स, इस ग्रुप में हम जिस यूज़र को ऐड कर देंगे तो वो सिस्टम्स का बैकअप ले सकते हैं। इसी तरह ये जो यूज़र्स वाला कंटेनर है तो इसके अंदर कुछ यूज़र्स ऑलरेडी बने होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो है ये बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो गेस्ट अकाउंट है ये डिसेबल्ड है, लेकिन हम इसको इनेबल भी अगर गेस्ट एक्सेस देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हम इस डोमेन के अंदर न्यू जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट मतलब फ़ोल्डर्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये देखें, न्यू में जाके आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आपकी MCS क्लास का हमने एक OU बनाना है, और ये प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन अगर चेक करेंगे तो अगर हम इसको डिलीट करने लगेंगे तो ये हमें डिलीट नहीं करने देगा, बल्कि पहले वार्निंग देगा, देन जो है हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये अच्छा फीचर है सिक्योरिटी के लिए। MCS का फ़ोल्डर OU, बेसिकली फ़ोल्डर नहीं OU हमने क्रिएट किया है। अब इस OU के अंदर हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। ये देखें, जब आप न्यू पे जाएंगे तो ये बेसिकली ये तमाम चीज़ें यूज़र आपने बनाना है, कोई शेयर फ़ोल्डर बनाना है, कोई ग्रुप बनाना है, कोई कंप्यूटर ऐड करना है इस OU के अंदर, तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इनको ऑब्जेक्ट्स कहती है। तो हम एक यूज़र पे क्लिक करते हैं। अच्छा, हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र का नाम दे देते हैं यहाँ पे अली, और ये यहाँ पे उसका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा। हम कहते हैं अली अहमद जो है वो, मिडल नेम में हम कुछ नहीं दे रहे, अली अहमद। अब ये जो लॉग ऑन नॉम है ये लाजमी नहीं है कि उसका नेम ही हो, ये उसका रोल नंबर या कुछ भी नेम भी हो सकता है जो आप चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं MCS 43, ये इसका यूज़र नेम है। आगे ये देखें, ये आपकी डोमेन का नाम आएगा जो आपकी डोमेन है।
इसके बाद आप उसका यहाँ पे पासवर्ड जो है वो रखेंगे। ये वो पासवर्ड है जो फर्स्ट टाइम हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं। इसमें नीचे ऑप्शन है कि यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन, कि यूज़र नेक्स्ट लॉगऑन पे लाजमी है कि जो हमने ये पासवर्ड दिया इससे लॉगिन करेगा, लेकिन उसको चेंज करना होगा। और हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यूज़र पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, पासवर्ड एक्सपायर भी नहीं होगा, लेकिन इसमें ये होगा कि जो हम उसको पासवर्ड दे रहे हैं उसको वही यूज़ करना पड़ेगा, जो अच्छी बात नहीं है। कल को यूज़र ये भी तो कह सकता है कि मेरा पासवर्ड तो आपके पास था पहले से। तो अगर, और ये भी हो सकता है कि आप अभी अकाउंट को इनेबल नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है आफ्टर 10 to 14 डेज़ या 2 दिन के बाद होनी है, तो अभी आप इसको डिसेबल रखना चाहते हैं लेकिन बना लेना चाहते हैं, तो आप फॉर द टाइम इसको डिसेबल कर सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि यूज़र पासवर्ड चेंज लाजमी करेगा नेक्स्ट लॉगऑन पे। अच्छा, अगर आप ये भी सिलेक्ट करें और ये भी करें कि यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो ये आपको, ये तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो पासवर्ड चेंज करेगा, फिर हम ये कह दें कि पासवर्ड एक्सपायर भी नहीं हो, चेंज भी नहीं कर सकता, तो नहीं, इनको जब आप करेंगे तो आपको वो नहीं करने देगा। तो हम कहते हैं कि ठीक है, वो जब नेक्स्ट लॉगिन करे तो वो पासवर्ड चेंज उसको करना पड़े। तो ये जो यूज़र है यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, ये मैंने कहा है कि जो यूज़र होता है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो हमने पढ़ा है ना कि ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप जाएं। अच्छा, ये जो यूज़र आपने बनाया, अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको डिसेबल करना है तो यहाँ से कर दें, इसका पासवर्ड रीसेट करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से मूव करके किसी और कंटेनर में OU में डालना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसका रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम जो होगा वो जस्ट इसका फर्स्ट और लास्ट नेम होगा। इसका जो लॉगिन नेम है ना, जो MCS43, वो नहीं अब रीनेम हो सकता, उसको तो हम जस्ट डिलीट करके दोबारा से बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे देखें, क्लिक करें, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जनरल नेम में इसका फर्स्ट नेम, इसका लास्ट नेम, ये चीज़ें आ रही हैं। बाकी हम डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। अकाउंट में इसका लॉगिन नेम आ रहा होगा जो कि MCS43 है। ये जो ऑप्शन हमने उस वक्त सेट की थी कि यूज़र नेक्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करेगा, हम इनको अभी यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अकाउंट कब एक्सपायर होगा, यहाँ नेवर है, हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल का सेशन ख़त्म हो जाना है 2018 में, जिस डेट में या जिस ईयर में, वो यहाँ कर सकते हैं कि इस डेट को ये एक्सपायर हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होगी मेंबर ऑफ। हाँ जी, बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र्स जितने भी आप न्यू क्रिएट करते हैं तो ये यूज़र्स ग्रुप के मेंबर होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको किसी और ग्रुप का भी मेंबर हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस यूज़र को एडमिन राइट्स देना चाहते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में डालना चाहते हैं, तो ये देखें हमने इसको यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड कर दिया। मतलब अब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर को राइट हैं, वो इस यूज़र को भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम ग्रुप कैसे बनाते हैं। ये देखें, आप एक न्यू ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप का नाम आप रखते हैं फॉर एग्जांपल MCS क्लास। ये टाइप्स हम ग्रुप्स की पढ़ेंगे, डोमेन, लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इसकी टाइप्स हैं, ये इसका स्कोप है। बहरहाल फॉर द टाइमिंग डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से आप इसको नेक्स्ट करें। ये हमने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप जो है बेसिकली ये खुद कोई चीज़ नहीं होता, यूज़र्स जो हैं वो ग्रुप के मेंबर होते हैं। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि आप यहाँ मेंबर ऑफ में जाके, अच्छा, एक यूज़र एक वक्त में मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है।
हम ऐसा कर सकते हैं कि इस यूज़र को इस ग्रुप का भी मेंबर बना दें यहाँ ऐड करके। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से ऐड कर दें इस यूज़र को उस ग्रुप में, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस ग्रुप में जाएं। अच्छा, ग्रुप भी जो है वो किसी और ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है। यूज़र ग्रुप का मेंबर होता है, ग्रुप किसी यूज़र का मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन ग्रुप किसी ग्रुप का मेंबर हो सकता है। अच्छा, इस अगर मेंबर्स में देखें तो अभी इसका कोई यूज़र इसका मेंबर नहीं है। तो अगर कोई यूज़र इसमें ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक यूज़र है MCS43, तो हमने उस यूज़र को इस ग्रुप का मेंबर बना दिया। इसका फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ोल्डर शेयर करना, आपके पास 2 फ़ोल्डर हैं, आपने उसको 10 लोगों के साथ शेयर करना है और उनको रीड की परमिशन देनी है जस्ट। तो आपका करना पड़ेगा, आपको 10 यूज़र्स को ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगले दिन आपने एक और फोल्डर बनाया और उसको आपको फिर उन 10 लोगों से शेयर करना है, तो आपको फिर 1 बाई 1 10 यूज़र्स को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि आप उन 10 यूज़र्स को इस ग्रुप में ऐड कर दें और उस फोल्डर को शेयर रीड की परमिशन देनी है, तो जस्ट आप उसमें रीड की परमिशन इस ग्रुप को दे दें, ठीक है। और जब आप अगले दिन बनाएंगे तो अब आपको वो दोबारा 10 यूज़र ऐड नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट एक ग्रुप को वो रीड की परमिशन देंगे और उस ग्रुप में जितने भी यूज़र हैं उन सबको रीड की परमिशन मिलेगी। तो बेसिकली ग्रुप्स का फ़ायदा ये होता है कि आपने जब भी फिर आपने एक क्लास है तो सब यूज़र्स को उस ग्रुप में डाल दें। अब आपने उस क्लास को नॉर्मली परमिशन देनी है, तो जब भी आप उस ग्रुप को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उनको वही वाली परमिशंस असाइन हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं, अब ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है जिसमें हमने देखा है कि हमने एक यूज़र बनाया है और एक ग्रुप बनाया है, और हमने ये बात की है कि ये जो कंटेनर्स हैं ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम डोमेन जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, हम उनको डोमेन का हिस्सा कैसे बनाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस पे हम पहले ये इंस्टॉलेशन कर रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी की, जो हमने नहीं की, तो हम इस सिस्टम को डोमेन का हिस्सा बनाते हैं। इसमें अभी एक इशू ये भी होगा कि हमने इसमें एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल कर दिया है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं ताकि इस सिस्टम को हम डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बना दें। अच्छा, डोमेन का मेंबर बनाने के लिए आप अपने माई कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो नॉर्मली जो सर्वर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ लोकल सर्वर पे क्लिक करके, तो यहाँ पे ये देखें ये वर्क ग्रुप का हिस्सा है। तो हम ये इस सिस्टम का नाम है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अब रिमूव हो गया, लेकिन वो कह रहा है रीस्टार्ट करें। चलें हम ट्राई करते हैं, अगर ये इसको करता है तो हम लोग पहले तो आपने कनेक्टिविटी इंश्योर कर लेनी है कि ये सिस्टम उससे पिंग कर सकता है। इसके बाद अभी ये वर्क ग्रुप का हिस्सा है, तो हमारी डोमेन का नाम क्या था, iub.local। अच्छा, एक चीज़ और वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप जब इसको उस डोमेन से ज्वाइन करेंगे तो आपका जो यहाँ पे DNS है एड्रेस, वो उस डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि DNS सर्वर उसी सिस्टम पे इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे प्रेफर DNS में आप उसी सिस्टम का IP लिखेंगे। क्योंकि पहले हम इस पे इंस्टॉल कर रहे थे, जो हमने नहीं किया एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल, तो अब DNS उस पे है, तो तमाम क्लाइंट सिस्टम पे जो प्रेफर DNS होगा
जो हमारा डोमेन कंट्रोलर का आईपी होगा वही उनका प्रेफर्ड डीएनएस होगा। इसका अपना आईपी 1.1 है, जो डोमेन कंट्रोलर है उसका आईपी 1.5 है। तो हमने ये इस पर चेंज कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपने लिखा हुआ iub.local डोमेन का नाम। अच्छा, अब ये ज़ाहिरी बात है, अगर ये पासवर्ड ना मांगे तो इस तरह तो कोई भी यूज़र अपना घर से लैपटॉप लेके आए और डोमेन के साथ ज्वाइन कर ले। नहीं, हमें पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर क्रीडेंशियल्स रिक्वायर्ड होंगे इस सिस्टम को डोमेन के साथ ज्वाइन करने के। तो हमने लिखना है, ये देखें नीचे क्या आ रहा है, iub.local, यहाँ आ रहा है डोमेन का नाम, ऊपर आपने यूज़र नेम दिया है एडमिनिस्ट्रेटर, जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है, और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो आप देंगे यहाँ से। तो ये क्या कह रहा है कि वेलकम टू द iub.local डोमेन। इट मीन्स कि ये सिस्टम अब डोमेन से ज्वाइन हो गया। ये क्या कह रहा है, बिफोर रीस्टार्टिंग सेव एनी ओपन फाइल एंड क्लोज ऑल प्रोग्राम्स। तो ये अब इसको रीस्टार्ट करेगा। ये देखें यहाँ पे आ भी चुका है iub.local। तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। जितने में रीस्टार्ट होता है मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी जब रीस्टार्ट होगा तो ये वाला कंप्यूटर जिसने डोमेन के साथ ज्वाइन किया, आप देखिएगा ये इस कंप्यूटर्स वाले कंटेनर में ऐड हो जाएगा, जो ये शो करेगा कि इस वक्त हमारे डोमेन में एक कंप्यूटर जो है उसने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, ये तो हमारी लैब पर्पसेस के लिए हमने जो क्लाइंट है उस पर भी विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल किया है, तो ये लाजमी नहीं है। नॉर्मली तो आपके क्लाइंट्स पे जो है विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 जो है वो इंस्टॉल होगी, या विंडोज़ एक्सपी होगी। तो ये विंडोज़ सर्वर याद रखिएगा, ये लाजमी नहीं है। अच्छा, अब बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है जो स्टूडेंट मिक्सअप करते हैं, गौर से पढ़ें। ये लिखा हुआ है इस सिस्टम का नाम और आगे है /एडमिनिस्ट्रेटर। अगर यहाँ पे मैं लॉग क्रीडेंशियल दूंगा ना, तो ये बेसिकली जो डोमेन से ज्वाइन करने से पहले वर्क ग्रुप वाले पासवर्ड था ना, ये वो मांग रहा है, क्योंकि ये देखें ये इस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन हो रहा है। मैं इसको बैक करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास अब दो ऑप्शन है। जब आप डोमेन पे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो एक उसका अपना एडमिन अकाउंट होगा, जो लोकल जो सिस्टम का एडमिन होता है उसके पास होता है, और दूसरा होता है जिस पे यूज़र्स आके लॉगिन करते हैं। तो ये देखें ये साइन इन टू क्या आ रहा है, आई यू बी डोमेन आ रहा है। तो हमारा यूज़र क्या था, MCS43। अच्छा, अब उस डोमेन, फॉर एग्जांपल ये आपकी लैब का कंप्यूटर है, तो उस डोमेन पे आपने पूरी क्लास के अकाउंट बना दिए। अब इस पे हर बंदा अपने अकाउंट से आके लॉगिन कर सकता है। इस सिस्टम पे आपको अलग-अलग उन सब के अकाउंट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने यूज़र नेम MCS43 लिखा, और उस यूज़र का जो पासवर्ड था वो पासवर्ड हमने यहाँ पे लगाना है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, हमने याद करें वहाँ कहा था ना कि यूज़र फर्स्ट लॉगिन पे अपना पासवर्ड चेंज करेगा, तो यूज़र मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग इन। ओके, तो हम अपना न्यू पासवर्ड जो है वो रख देते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ये तो एक्टिव हमने डायरेक्टरी का सेकंड तो लेक्चर देखें है। अब हमने अपना लास्ट पासवर्ड लेक्चर चेंज में कर हमने लिया, ये जो देखा था पासवर्ड कि था हम किस अब तरह हमें ही डोमेन पता है, कंट्रोलर इवन बनाते हैं डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर को भी और नहीं किस पता। तरह हम कंप्यूटर्स को तो ये डोमेन देखें के अब मैं साथ लॉग ज्वाइन इन करते हैं। इस लेक्चर में हम IUB/MCS43 पे हो ग्रुप रहा हूँ, पॉलिसीज़ मतलब को वो स्टडी यूज़र जो करेंगे है वो इस सिस्टम पे किस तरह हम लॉग इन अपने हो रहा है। यूज़र्स अब पे ये उसकी इस पॉलिसीज़ सिस्टम पे को प्रोफाइल बन रही इन्फोर्स है। करते हैं। जितने यूज़र इस उसी सिस्टम पे तरह लॉग इन हम होंगे टूल्स में उन जाके सब की सेपरेट सेपरेट प्रोफाइल एक्टिव बनेगी। डायरेक्टरी यूज़र नेम और जितने भी को ओपन कंप्यूटर करते आपने हैं। लैब में डोमेन से ज्वाइन करवा देंगे, ये यूज़र किसी भी कंप्यूटर पे जाके अपने अकाउंट से इसमें लॉगिन कर आपने सकता लास्ट है। टाइम आपको देखा किसी था कि सिस्टम पे हमने एक अलहदा से यूज़र बनाया था अकाउंट बनाने MCS की ज़रूरत नहीं है। कंटेनर के अकाउंट अंदर। जस्ट आप यहाँ पे बनाएंगे, हम एक ठीक है। और यूज़र बनाते हैं। इस डोमेन कंट्रोलर में एक्टिव डायरेक्टरी फॉर में एग्जांपल बनाएंगे उसका नेम है और जैब। वो किसी भी सिस्टम जो Zeb डोमेन से ज्वाइंड है उस पर जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो ये और देखें, ये एक उसका सेंट्रलाइज लॉगिन मैनेजमेंट है। MCS पर। वरना क्या होना था कि आपको हर स्टूडेंट का फॉर सेपरेट एग्जांपल मैं अकाउंट इसका बनाना पासवर्ड पड़ता रखता हूँ था। 1 2 3। तो ये देखें, ये अब हम इस सिस्टम में जो लॉगिन हुए हैं, ये बेसिकली हम अभी आप उस देखिएगा यूज़र कि से लॉगिन ये हुए मुझे हैं जो प्रोसीड नहीं करने MCS43 का थे। यूज़र है। तो अगर कोई और ये स्टूडेंट देखिए आएगा क्या तो वो कह अपने रहा है। अकाउंट से लॉगिन वो कर कह रहा है सकता कि विंडोज़ जो है वो है। ये तो पासवर्ड जो अभी है हमारा जो आप नहीं रख सबसे सकते पहला स्टेप क्योंकि था वो ये यही जो था कि हमने मिनिमम डोमेन लेंथ बनानी थी, और पासवर्ड सिस्टम को कॉम्प्लेक्सिटी की डोमेन से ज्वाइन रिक्वायरमेंट है उसको करवाना था मीट नहीं और करता। किसी यूज़र को लॉगिन बेसिकली करवाना था। ये हम कहाँ तो से अभी जाके ये नेक्स्ट सेट वीडियो कर में सकते हम जो हैं है वो देखेंगे कि कि किस ये तरह इसको हम मीट डोमेन करेगा। के थ्रू अपने तो यूज़र्स के हम ऊपर इसके अंदर सेंट्रली होती एक है जगह से हम ग्रुप यहाँ पे पॉलिसी मैनेजमेंट। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अंदर लगा सकते जाएंगे हैं या आप, उसको यहाँ पे है फैसिलिटेट कर ग्रुप सकते पॉलिसी हैं मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसीज़ के इस ज़रिए। पे आप क्लिक और वो करें। पूरी डोमेन में जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो ग्रुप इम्पोर्ट पॉलिसी हो जाएंगी। मैनेजमेंट की तो जो ये हम कंसोल नेक्स्ट वीडियो ओपन में होगी डिस्कस करते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरह से होगी। इसमें आप डोमेन्स को एक्सपेंड करेंगे, IUB को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ आपको नज़र आ रहा है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेश इंस्टॉलेशन में ये दो पॉलिसीज़, एक डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर्स पॉलिसी कि जितने भी डोमेन कंट्रोलर बजाते खुद होंगे उनकी क्या पॉलिसी होगी, और डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी मतलब जो आप यूज़र्स बनाएंगे उस पूरी डोमेन पे जो पॉलिसी लगेगी। आप यहाँ से कोई न्यू पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो अच्छा आप ये भी चेक करेंगे, जो आपका MCS का कंटेनर है आप इसको एक्सपेंड करें तो अभी ये जो है ये डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंडर ही आएगा। हम क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी को एडिट करते हैं। अच्छा, जब हमने इस पर एडिट पे क्लिक किया तो ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। अच्छा, इसके अंदर आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, दो पोर्शन आ रहे हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एक यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने वो जो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट उसको कहाँ से चेंज करना है, पॉलिसीज़ में आप जाएं, विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर, विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर अकाउंट पॉलिसीज़, अकाउंट पॉलिसीज़ के अंदर ये है पासवर्ड पॉलिसी। आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें मिनिमम पासवर्ड लेंथ यहाँ है 7 कैरेक्टर्स, तो वहाँ हमने 1 2 3 सिर्फ 3 कैरेक्टर्स में दिया। तो हम यहाँ से जितना, वैसे ये 7 अच्छी बात है कि 7 होना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको अभी फॉर द टाइम बिंग 3 कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में ये लेंथ 7 से ज़्यादा ही होनी चाहिए या एटलीस्ट 7 होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा पासवर्ड मस्ट मीट कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है कि उसमें कुछ सिंबल्स, कुछ कैप्स में कुछ इस तरह होना चाहिए, वरना वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये अच्छा सिक्योरिटी फीचर है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको समझाने के लिए हम इसको यहाँ से डिसेबल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम पासवर्ड एज कितनी होगी, 42 डेज़ के बाद उसको लाजमी होगा यूज़र को अपना पासवर्ड चेंज करना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक होती है अकाउंट पॉलिसी, केरबरोस पॉलिसी, तो इन्फोर्स यूज़र लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस। तो ये भी अच्छी बात है
के सिक्योरिटी सेटिंग्स के लिए, लेकिन अभी अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम अपनी लैब के लिए ये पॉलिसीज़ जो है ये इनको डिसेबल कर रहे हैं, ताकि मैं आपको शो करवा दूँ कि देखें हम आसान पासवर्ड रख रहे हैं तो तब भी ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन पॉलिसीज़ को हमने यहाँ से डिसेबल कर दिया। अच्छा, इसके बाद आप लोग ये पॉलिसीज़ फ़ौरन इम्प्लीमेंट नहीं होती, आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जाके CMD ओपन कर लें या यहीं पे डायरेक्ट लिख लें GP अपडेट /force कर देते हैं ताकि फोर्सफुली अपडेट हो जाए। शायद हमने नाम गलत लिखा है, चलें GP अपडेट कर देते हैं। इसको यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये मैंने ये स्पेल गलत लिखे हैं, GP है बेसिकली, GP अपडेट /force। तो ये देखें ये अपडेटिंग पॉलिसी कर रहा है। ये जो पॉलिसी में हमने चेंजेस किए हैं तो वो फोर्सफुली अभी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अब हम वही यूज़र जो है वो अपना जो बना रहे थे। अच्छा, अब अगर देखें मैं इसको अभी प्रोसीड करूँगा तो फिर एरर आएगा। अच्छा, ये नहीं आया, लेकिन कई बार होता है कि ये एरर आएगा। अगर आएगा तो कोई इशू नहीं है, आप इसको कैंसिल करें और दोबारा यहाँ यूज़र बनाएं तो देन नहीं आएगा, बेसिकली वो रिफ़्रेश नहीं हुआ होता। तो ये देखें आप 1 2 3 का पासवर्ड भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, सेकंड ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 2 OU हैं। एक आपके पास OU है टीचर्स का, फैकल्टी का, ठीक है, और फैकल्टी के अंदर आपके जो टीचर्स हैं उनके अकाउंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा MCS जिसमें स्टूडेंट्स हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं और फैकल्टी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, लेकिन ज़्यादा ना लगाएं। ज़्यादा हम स्टूडेंट्स पे लगाएं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ना ओपन कर सकें, वो अपने डेस्कटॉप का कंट्रोल पैनल ना एक्सेस कर सकें, डेस्कटॉप का वॉलपेपर ना चेंज कर सकें, नेटवर्क की सेटिंग चेंज ना कर सकें, ठीक है। वो यहाँ अपने सिस्टम पे सिर्फ वर्ड और एक्सेल की फ़ाइलें ओपन कर सकें और इसके अलावा कुछ ना कर सकें, ठीक है। वो इंटरनेट यूज़ कर सकें या ना कर सकें, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रुप पॉलिसी होती है इसको हम किसी OU पे लगा सकते हैं, किसी अलहदा यूज़र पे नहीं लगाते, बल्कि OU पे लगाते हैं और उस OU में जितने यूज़र होते हैं उन सब पे लग जाती है। तो अभी हमारा एम क्या है कि हम स्टूडेंट्स पे एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बना के लगा दें और फैकल्टी पे जो है वो हम कोई आसान पॉलिसी लगा दें। तो हम उसी तरह ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में आप एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएं, न्यू ऑब्जेक्ट बनाएं, उसका नाम हम लिख देते हैं स्टूडेंट पॉलिसी। अच्छा, और इसको किस हमने अच्छा ये हम बाद में लगाते हैं कि हमने इसको MCS वाले OU पे लगाना है। अभी जस्ट हमने इसको बनाया है तो ये है, अभी इसमें कोई सेटिंग नहीं हुई, हम इसमें एडिट करके न्यू में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अब आप वो चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपने इसमें वो पासवर्ड की सेटिंग्स जो मैंने बताई थी, विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर जाके सिक्योरिटी सेटिंग्स में अंदर जाके आप अकाउंट पॉलिसीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मतलब सिर्फ ये वाले यूज़र्स इस अच्छा, ये तो जब हम लगाएंगे कि इसको किस फोल्डर पे लगाना है तो उस फोल्डर के जो यूज़र होंगे उनके लिए फिर अकाउंट पॉलिसी वो सेट हो जाएगी। अच्छा, ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। हम चाहते हैं अभी यूज़र कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में, हम चाहते हैं कि इसमें आप जाएं एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में। तो ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि कंट्रोल पैनल की कुछ सिलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो यूज़र से हाइड कर दें,
या हम चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल पैनल जो है उसकी एक्सेस ही जो है वो यूज़र से हाइड कर दें, तो प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग तो इनेबल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने अप्लाई कर दिया। इसके अलावा हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में जाते हैं। अच्छा, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप रिसाइकल बिन जो है वो उसको ना नज़र आए, इसको रिमूव कर दो। देखें ऊपर पढ़ें, रिमूव रिसाइकल बिन आइकॉन फ्रॉम डेस्कटॉप। ये सारी आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें खुद डिस्क्राइब करें कि इनका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हाइड नेटवर्क लोकेशन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, कि उसको नेटवर्क लोकेशन का जो वो नहीं नज़र आना चाहिए वहाँ पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो उसको नज़र आना चाहिए, अगर हाइड करना है तो यहाँ से वो कर दें। कंप्यूटर का आइकॉन जो नज़र आ रहा होता है वो हाइड करना है, वो भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप क्लीन अप जो विज़र्ड नज़र आ रहा होता है ये भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं हम, या कोई स्पेसिफिक आइटम हाइड करने वो भी यहाँ से। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि तमाम यूज़र्स जो हैं उनको ये ख़ास कोई वॉलपेपर नज़र आए। फॉर एग्जांपल हम इनेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, अच्छा फिर हमें वॉलपेपर का पाथ यहाँ पे सिस्टम पे बताना पड़ेगा, जो हमारे पास अगर कोई वॉलपेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो। फॉर एग्जांपल मैं, ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है। ठीक है, हम इस वॉलपेपर को, इसका पाथ देख लेते हैं, और ये वॉलपेपर हम तमाम यूज़र्स के डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हैं। या फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का कोई आइकॉन है तो ये मुनासिब है कि वो लगा दें, बजाय इसके कि हर यूज़र अपना अपना वॉलपेपर लगाए। तो यहाँ कर दें। आप इसको सेंटर लगाना चाहते हैं, बिल्कुल फिल कर दें, फिट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, हम सेंटर रहने देते हैं। इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। ओके, अच्छा इसके अलावा इसी तरह ये नेटवर्क आइकॉन में भी आपको सेटिंग मिल जाएंगी। अच्छा हम करते हैं स्टार्ट मेन्यू इन टास्क बार। अच्छा, तो ये देखें ये सारी आपको सेटिंग मिल रही हैं कि आपने, फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आप यूज़र को आप ये देख रहे हैं, अब ये बहुत सारी ऑप्शन हैं कि नोटिफिकेशन एरिया जो हमें ये नज़र आ रहा होता है, मेरे सिस्टम पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये नोटिफिकेशन जो हैं ये उसको ना नज़र आएँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा टास्क बार के जो आइटम हैं उनको ग्रुप ना कर सके, और प्रिवेंट चेंजेस टू द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग, फॉर एग्जांपल हम इसको इनेबल कर देते हैं। तो ये मतलब इसमें हम तो मतलब सिलेक्टिव ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अकॉर्डिंगली जो जो आपकी डिमांड है तो वो आप यहाँ से उन पे इम्पोज कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये अब ये जो रन का मेन्यू होता है जो नॉर्मली हम ये ओपन करते हैं, हम चाहते हैं कि इसको हम रिमूव कर दें। यूज़र इस पे, हमें अगर समझते हैं कि यूज़र का इससे कोई काम नहीं है तो हम ये रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप सिस्टम पे क्लिक करें, तो फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि सिस्टम जो यूज़र है उसको कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से उसका कोई काम नहीं है, हमने कमांड प्रॉम्प्ट को डिसेबल कर दिया। इस तरह हम ये चाहते हैं कि यूज़र जो है, अच्छा ये दो बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन हैं, डोंट रन स्पेसिफाइड विंडोज़ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर या विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है वो ना चला सके, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे विंडो, हम जो एप्लीकेशन चाहते हैं ना कि वो ना चला सके वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, वो वाली सिर्फ एप्लीकेशन नहीं चला सकेगा और बाकी सारी चला सकेगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि रन ओनली स्पेसिफाइड विंडोज़ एप्लीकेशन, कि सिर्फ ये वाली चला सकेगा जो हम बताएंगे, इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो नज़र तो आएंगी उस यूज़र को,
लेकिन वो चला नहीं सकेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम एक ही है, उस पर आपकी कोई 10 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो यूज़र स्टूडेंट जब लॉगिन होगा तो आपने उसको सिर्फ 2 एप्लीकेशन की एक्सेस दी है, वर्ड की और एक्सेल की, वो सिर्फ उनको चला सकेगा, बाकी इंस्टॉल उसको नज़र तो आएंगे लेकिन जब डबल क्लिक करेगा तो वो कहेगा नहीं, आप इसको चला नहीं सकते। और जबकि दूसरा, अगर टीचर उसी सिस्टम पे आके लॉगिन करता है तो अगर हमने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो वो बाकी सारी, वो तमाम एप्लीकेशन को चला सकेगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि रन ओनली स्पेसिफाइड विंडोज एप्लीकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ ना विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर को चला सके, बाकी कोई एप्लीकेशन ना चला सके। तो हम, अच्छा, हमें यहाँ पे अब जो एप्लीकेशन हमने अलाउ करवानी है ना, उसका हमें उसकी एक्जी जो फ़ाइल है, क्योंकि विंडोज़ में जो फाइल इंस्टॉल होती हैं एक्जी में होती हैं, तो हम इसकी एक्जी फ़ाइल जो है वो देंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की ये मेन फाइल होती है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, या हम वैसे भी लिख देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आई एक्सप्लोर डॉट एक्सी, ठीक है। तो अब क्या है, हमने ये बताया कि भाई सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर चले, बाकी उस यूज़र का कुछ ना चले। तो सो ऑन, ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो आप इनको स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पॉलिसी तो बन गई, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ये पॉलिसी जो है इसको हमने किस OU पे लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम MCS वाले कंटेनर पे ये लगाना चाहते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है वो है, या आपने न्यू बनाना है। तो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं लिंक करता हूँ उसको। तो मेरे पास देखें 3 पॉलिसीज़ आ रही हैं, मैंने स्टूडेंट वाली पॉलिसी को MCS वाले OU पे लगा दिया। तो ये देखें, अब ये इसका शॉर्ट लिंक भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब ये पॉलिसी यहाँ पे लग चुकी है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये यूज़र जो दूसरा हमारा सिस्टम है उस पर ये यूज़र लॉगिन हुआ था MCS 43 वाला। तो अभी देखें, अभी ये लॉगिन है, अभी इस पर पॉलिसीज़ इम्पोज नहीं हुई। इसको हम जब ये नेक्स्ट टाइम लॉग ऑन होगा ना, देन इस पर इम्पोज होंगी। तो अली अहमद जो हमारा यूज़र था MCS 43, इसको मैं अभी साइन आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब ये लॉगिन होगा यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और भी है कि आपने जब ये पॉलिसीज़ जो हैं ये फ़ौरन इम्पोज नहीं होंगी, आप यहाँ पे GP update/force चलाएं ताकि वो फ़ौरन रेप्लिकेट हो जाए। अच्छा, जब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, अच्छा अब ये हमारा यूज़र जो था इसको मैं लॉगिन करूँगा, अली अहमद, इसका पासवर्ड हम लगाएंगे। अच्छा देखें, आपने एक चीज़ नोट की है कि पहले ये इसका डेस्कटॉप जो था वो ग्रे था, लेकिन अभी ब्लैक है। वो बेसिकली जो हमने वॉलपेपर उसको दिया था तो उसने उसको पूरी तरह उस पिक्चर को यहाँ पे इफ़ेक्टिवली डिस्प्ले तो नहीं किया, लेकिन ये उसी के इफ़ेक्ट की वजह से है कि इसका वॉलपेपर जो है वो अब वो नहीं आ रहा जो इसकी एक्चुअल में स्क्रीन थी। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया था कि हमने कंट्रोल पैनल जो था उसकी एक्सेस जो थी वो ख़त्म की थी। अच्छा ये देखें, अब क्या, ये देखें वो क्या कह रहा है, मैंने जब इसको ओपन किया तो क्या कहता है, मैंने जब सर्वर मैनेजर को ओपन किया तो आया है द ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर।
अच्छा, फर्दर मैं आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, नहीं, इसको हमें नहीं बताएगा। अच्छा, सेकंड हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये देखिए, हमने रिसाइकल बिन माई कंप्यूटर जो चीज़ें रिमूव की थी वो नहीं उसको नज़र आ रही। अच्छा, हम कंट्रोल पैनल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो क्या कह रहा है कि आप इसको नहीं एक्सेस कर, मतलब रिस्ट्रिक्टिव है। अच्छा, तो ये भी हमने जो पॉलिसी लगाई देखें वो इम्प्लीमेंट। हमने रन को वहाँ पे क्या किया था, डिसेबल किया, तो देखिए रन नज़र ही नहीं आ रहा। इसी तरह हमने कमांड प्रॉम्प्ट को वहाँ रिस्ट्रिक्टिव किया था, तो देखें कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन नहीं होगा क्योंकि ये हमने डिसेबल किया था। इसी तरह हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर को वहाँ क्या करवाया था, अलाउ करवाया था, तो ये देखें इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई एप्लीकेशन कोशिश, फॉर एग्जांपल सिस्टम में कैलकुलेटर होता है ना, तो मैं देखेंगे लिख रहा हूँ ना कैलकुलेटर, तो ये मुझे शो ही नहीं करवा रहा। तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन जो है जो सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इवन होती हैं, फॉर एग्जांपल पेंट, ठीक है, वो देखें कैलकुलेटर, वो भी मुझे शो नहीं होगी क्योंकि मैंने सिर्फ लॉ क्या करवाया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी तरह आप जितनी पॉलिसीज़ चाहें उनको इम्पोज कर सकते हैं यूज़र के ऊपर। और ये अब आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया देना था कि इस तरह आप अपने यूज़र्स पे, अपने डोमेन पे, तमाम यूज़र्स पे पॉलिसी लगा सकते हैं। तो अब देखें, जो हम अगर इसी सिस्टम पे मेरा जो दूसरा यूज़र है, अब मैं इससे लॉग आउट हो रहा हूँ, हम इसको शट डाउन नहीं करते बल्कि लॉग आउट करते हैं। अच्छा, जो मेरा दूसरा कंटेनर था, कौन सा, जो हमारा जिसमें हमने फैकल्टी बनाई थी, उसमें हमने एक यूज़र बनाया था अहमद, और उसका पासवर्ड था 123। मैं उसको, अच्छा देखें, ये पॉलिसीज़ जो थी हमने उस पर नहीं लगाई। ये देखें, वो कह रहा है फर्स्ट टाइम लॉग इन हो रहा है, पासवर्ड चेंज करें। तो ये जो पॉलिसीज़ हमने बनाई थी, ये आपको पता है हमने सिर्फ MCS वाले OU पे लगाई थी। तो इट मीन्स कि ये वाली जो पॉलिसी है, ये जो दूसरा यूज़र है उस पर नहीं लगनी चाहिए। तो ये देखें, रिसाइकल भी इसको नज़र आ रहा है, उसको नहीं नज़र आ रहा था। इसी तरह अगर ये कंट्रोल पैनल को एक्सेस करेगा तो ये एक्सेस कर सकेगा क्योंकि इसने, इस पर हमने कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं लगाई थी कि ये कंट्रोल पैनल को एक्सेस ना कर सके। तो ये देखें, ये ओपन कर पा रहा है। तो इसमें हमने ग्रुप पॉलिसीज़ को पढ़ा है कि किस तरह हम ग्रुप पॉलिसीज़ बनाते हैं और किस तरह उनको OU पे इम्पोज करते हैं, और हम प्रॉपरली मैनेज ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं अपने यूज़र्स की, कि हमने उनको क्या दिखाना है और किस तरह हमने उनको चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप किस तरह लेते हैं, और इन केस अगर हमसे कुछ चेंजेस लॉस हो जाएं तो उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। थैंक यू।